नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। टॉपिक ऐसा है, अगर इसे क्वेश्चन ना आए तो शायद कुछ एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है। देखो, दो साइड मेन आयरन एब्जॉर्प्शन का, एक है डिओडेनम, ठीक है, एंड वन अदर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ जेजुनम। ठीक है ना, ये दोनों साइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं बात करूं कि कितना आयरन एब्जॉर्ब चाहिए, तो यूजली देखा जाए तो 1 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। ठीक है, अब ये जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिया दे रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर 2.5 ग्राम्स ऑफ आयरन जो फीमेल में होता है, यूजली पूरा कंटेंट की बात करें 6 ग्राम होता है मेल्स में, तो मेल में ज्यादा होता है आयरन कंपेयर टू फीमेल्स। सेकंडली, डाइट में हम 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली लेते हैं, मिलीग्राम है, ये ग्राम है ये मिलीग्राम है, ठीक है ना, जहां पर 1 to 2 मिलीग्राम हर दिन लॉस होते रहता है। तो ये चारों अगर आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान रखना चाहिए। अब आइडिया ये है कि जो आयरन हम ले रहे हैं रोज, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। एक तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स ले रहे हैं बिकॉज में हीमोग्लोबिन बनाना है, कुछ लॉस हो रहा है और बाकी स्टोर हो रहा है। तो आयरन जो हमने खाया, कुछ लॉस हो गया और कुछ एरिथ्रोब्लास्ट में चले गए और कुछ स्टोर हो गए। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आयरन आप ले रहे हैं, है ना, जो आयरन आप डाइट में ले रहे हैं, वो डाइटरी आयरन जो है, इसमें से कुछ आयरन तो अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, और लॉस कितना हो जाएगा, 1 to 2 मिलीग्राम पर डे जो है लॉस हो जाएगा। कुछ आयरन स्टोर होगा, कुछ आयरन एरिथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट को चाहिए होगा, है ना, और बाकी जो सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ आयरन में रहता है इन द बॉडी, है ना। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, इसको हम फेरेटिन नाम देंगे आज, है ना, और ये एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहेगा वो यहां पर रहेगा। कुछ आयरन जो हमारे मसल्स है उन साइटोक्रोम के फॉर्म में रहता है, कुछ साइटोक्रोम के फॉर्म में रहता है ना, साइटोक्रोम्स के फॉर्म में रहता है, तो वो कम आयरन है बट हाँ आयरन है जरूर। ओके, अब ये सब आपको ये समझ में आ गया। अब समझते हैं कि हाउ इज आयरन एब्जॉर्ब इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसको, आयरन एब्जॉर्प्शन का बेसिक मैकेनिज्म, ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना मुझे। ये मैं फोटोग्राफ एक यूज कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद के अपने नोट से बना लेना जरूर। होता क्या है कि जीआईटी में ये मान लो कि इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स है। अब यहां पर देखो, हमारे बॉडी में दो तरह का आयरन होता है, एक फेरिक फॉर्म होता है, एक हेम फॉर्म होता है। अच्छी बात क्या है ना, कि हेम फॉर्म होता है नॉन वेज फूड्स में, तो जो नॉन वेज खाते हैं ना उनके लिए अच्छी बात है कि उनको फेरस फॉर्म मिल रहा है, बिकॉज फेरस फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। जो वेजिटेरियन फूड होते हैं उसमें फेरिक फॉर्म होता है, और ये फेरिक फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो पहले इस फेरिक को हमें रिड्यूस करना पड़ता है फेरस में, हमें मतलब कि इंटेस्टिनल सेल्स रिड्यूस कर देते हैं। और कौन रिड्यूस करता है, ड्यूडेनम साइटोक्रोम बी रिडक्टेस, ये इसको रिड्यूस कर रहा होता है। इसको Fe3+ से Fe2+ में रिड्यूस कर दिया। अब जब ये एब्जॉर्ब होगा तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा DMT1। DMT1 का मतलब डाई वेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, स्टीप मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं, STEAP, वो भी इसको कर सकता है। स्टीप मॉलिक्यूल यहां भी इन्वॉल्व होता है इसको रिड्यूस करने में, STEAP स्टीप। तो स्टीप मॉलिक्यूल, या फिर अगर आप ये मॉलिक्यूल ध्यान रखोगे, साइटोक्रोम बी रिडक्टेस, ये रिड्यूस कर रहा है फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में। और जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है डाईवेलेंट। क्यों, बिकॉज फेरस फॉर्म को रिड्यूस करना है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डाईवेलेंट। तो डाईवेलेंट को नाम रखा गया है, तो ये Fe2+ को या Cu2+ को या फिर Zinc 2+ को, इन सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्बर होता है ये। ठीक है, अब जब ये आयरन एब्जॉर्ब हो गया तो कुछ फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो म्यूकोजा फेरेटिन में स्टोर होता है। और ध्यान रखना कि म्यूकोजा फेरेटिन जो है वो शेड होते रहता है बॉडी में, ये शेड होते रहता है। और यही जो है, जब शेड होता है तो फेरेटिन के फॉर्म में मिलता है इन द ब्लड, है ना, ये शेड होते रहता है हमेशा। अच्छा, अब क्या है कि जब ये म्यूकोसा फेरेटिन में स्टोर हो गया, बट मेजोरिटी ऑफ द आयरन वो शेड नहीं होगा। मेजोरिटी जो है वो बेसोलैटरल सरफेस में एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है फेरोपोटिन, और ये फेरोपोटिन जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कहां पर, बेसोलैटरल सरफेस में, ध्यान रखना इस बात को। अब क्या हुआ, यहां पर क्या है बेटा, Fe2+ है, बस 2+ जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा Fe3+ में। जब ये फेरिक फॉर्म आ गया, इसको कौन पकड़ेगा, ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन ने इसको पकड़ा और कहां ले आया, इनटू द बोन मैरो। अब बोन मैरो जो है हमारा आज का हीरो रहेगा। बोन मैरो में सारा का सारा जो Fe3+ पकड़ रहा है उसको यहां पर लाते रहेगा, कौन लाएगा, ट्रांसफरिन। अब ये जो बोन मैरो है, ये तो एक स्टोर हाउस ऑफ आयरन होगा। एक स्टोर हाउस आयरन कौन था,
एक था म्यूकोसा फेरेटिन, याद होगा ये म्यूकोसा फेरेटिन। अगला कौन, बोन मैरो, और साथ में ये लिवर में डिपॉजिट करता है, साथ में ये लिवर में भी डिपॉजिट करता है, ध्यान रखना है इसको। अब समझो क्या होगा। अब होगा क्या कि ये जो है आपका बोन मैरो का फेरेटिन है, इसको देना है किसको, एरिथ्रोब्लास्ट को। तो हमारा बोन मैरो बड़ा ही पिक्यूलियर होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज होता है वहां का नर्व सेल्स, और उसके अगल बगल ये लोग रहते हैं, ये एरिथ्रोब्लास्ट है, जो कि पूरी की पूरी आयरन को वो खाना शुरू करते हैं। तो ये जो आयरन यहां पर डिपॉजिट हुआ था X3+ के फॉर्म में, अब इसको यहां ट्रांसफर होना है, तो इसको निकलना पड़ेगा ना बोन मैरो से, मतलब आरी सेल से, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से। मान लो कि ये बोन मैरो का मैक्रोफेज है, मान लो, है ना। तो मैक्रोफेज के अंदर से इसको निकलना है कहां पर, इन द एरिथ्रोब्लास्ट, ये एरिथ्रोब्लास्ट है। तो निकलेगा कैसे, इसको निकलने के लिए जो मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट है इधर, वो सेम मॉलिक्यूल यहां भी प्रेजेंट है इधर, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल, समझो बात को, जो मॉलिक्यूल यहां था, क्या नाम था इसका, फेरोपोर्टिन, वो सेम मॉलिक्यूल यहां भी है। तो जो इसको यहां से ट्रांसफर कर रहा था, वही सेम मॉलिक्यूल इसको यहां से भी ट्रांसफर करेगा। अब ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, अच्छा। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से ये पूरा का पूरा आयरन यहां पर आ जाएगा। पर अब आयरन रेगुलेट कैसे करेंगे, आयरन रेगुलेट करने के लिए हमारा लिवर जो है, समझो बात को, हमारा लिवर जो है वो होता है प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ आयरन। कैसे था बताता हूं आपको। लिवर क्या करता है कि लिवर जो है वो हेप्सिडिन, HEPSIDIN नाम का एक प्रोटीन बनाता है, खासकर जब इंफ्लेमेशन बॉडी में बढ़ रहा होता है ना। तो ये जो हेप्सिडिन है, ये फेरोपोर्टिन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, इसको कम करता है। अब फेरोपोर्टिन जब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फेरोपोर्टिन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये अंदर घुस जाएगा, ये अंदर घुस जाएगा। तो बिकॉज ये सरफेस से अंदर घुस जाएगा, तो ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, यहां से एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, और यहां से इसका निकलना कम कर देगा। अब ये हेप्सिडिन दो तरह से इंक्रीज होता है, पहला इन्फ्लामेशन में, और दूसरा जब हमारे बॉडी में आयरन स्टोर हाउस ज्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे बॉडी में आयरन स्टोर हाउस ज्यादा है, तो हेप्सिडिन बढ़ जाएगा। उस केस में फेरोपोर्टिन ये इंटरलाइज हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, उससे जो यहां का ट्रांसपोर्ट है और यहां का जो एब्सॉर्प्शन है, दोनों कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी पूरी की पूरी रेगुलेट कर जाती है आयरन के एब्सॉर्प्शन को, ट्रांसफर को। अच्छा, अब मान लो उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब, मान लो अगर हम ये माने कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, तो क्या होगा। आयरन कमी में क्या होता है कि हमारा बॉडी हेप्सिडिन को कम कर देता है, उससे फेरोपोर्टिन बढ़ जाता है, मतलब ये सरफेस पे जाता है। इस दो चीज हो जाएंगी, पहला एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और दूसरा यहां से डिलीवरी वो भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा बॉडी वापस ट्राई करता है किसी तरह से कि आयरन एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी बढ़ना शुरू हो जाए। ये है इनिशियल पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। वो तो था कि हमारा रेगुलेशन कैसे हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट हैपेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था इस बार। देखो होता क्या है, दो चीजें हैं, एक है IRP और एक है IRE। IRE मतलब आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, एलिमेंट इस IRE, और IRP है आयरन रेस्पॉन्स प्रोटीन। अब होता क्या है, देखो नॉर्मली अगर हमारे बॉडी में आयरन कम है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, अगर हमारे बॉडी में आयरन लो है, तो अगर आयरन लो होगा तो IRP, मान लो ये वाला IRP है, वो बाइंड क्या रहेगा IRE में। उससे क्या होता है कि यहां पर राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम याद है ना, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, वो दोनों कंबाइन नहीं कर पाते इस mRNA में। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो IRE है क्या सर, IRE एक mRNA है जो कि एक हेयर लूप स्ट्रक्चर बना के रखता है। IRE एक mRNA है जो कि एक तरह का हेयर लूप स्ट्रक्चर, 5' to 3' एक हेयर लूप स्ट्रक्चर बना के रखता है हमारी बॉडी में। और ये IRE से जब भी IRB बाइंड करके रखेगा, तो दोनों राइबोसोम्स बाइंड नहीं करेंगे, और ये जो IRE है वो फेरेटिन नहीं बना पाएगा। इन सिंपल वर्ड, अगर हमारे बॉडी में आयरन लो है, तो फेरेटिन भी कम होगा, फेरेटिन पूल भी लो होगा। क्यों, क्योंकि फेरेटिन नाम का प्रोटीन नहीं बना पाएगा। हाँ जी, फेरेटिन एक प्रोटीन है, इसको ध्यान रखना आप लोग, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं, गलत करते हैं। अगर मान लो हमारे बॉडी में आयरन वो ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब क्या होगा। अब क्या होगा, देखो ये जो आयरन है ना, वो बाइंड कर जाएगा इस IRP पे। अगर IRP से आयरन बाइंड कर जाए, तो IRE पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो IRE
अभी फ्री है। अब क्या होगा, दोनों राइबोसोम, बड़ा और छोटा, बड़ूमल छोटूमल, वो दोनों बाइंड कर जाएंगे इस वाले एमआरएनए पे, और प्रोटीन, यहां प्रोटीन कौन है बेटा, फेरेटिन है प्रोटीन, ये फेरेटिन बनाना शुरू कर देंगे। अब जब ये फेरेटिन बनाएंगे तो हमारे बॉडी का फेरेटिन पूल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक लेडी है, मान लो एक लेडी है, उसको है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो आपको ये वाला रेगुलेशन समझना है जहां पर IRP बाइंड्स टू IRE, इसीलिए सो द फेरेटिन इज लो। और इसी का उल्टा यहां मान लो, समझ में आ गया ना। अगर मान लो हमारे बॉडी में आयरन बढ़ गया तो IRE RAPs बाइंड नहीं कर पाएगा और फेरेटिन इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज राइबोसोम्स बाइंड कर जाएंगे mRNA में, वो इंक्रीज कर जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं, बड़ा सिंपल अगर कॉज में बताऊं, मतलब बहुत लॉजिकल वे में अगर समझाऊं आपको कि कॉज क्या क्या हो सकता है, कुछ सोचो। अगर इंक्रीज डिमांड है तो डिमांड कब बढ़ेगा, अगर प्रेगनेंसी है, अगर लैक्टेशन हो रहा है, या फिर प्यूबर्टी के समय। बड़ा लॉजिकल बात मैं करता हूं, है ना। सेकंड, अगर डिमांड ज्यादा है छोड़ो, अगर लॉस ज्यादा हो जाए, अब लॉस कहां से होगा, या तो GI लॉस हो जाएगा, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो जाएगी। थर्ड, अगर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर अगर डिक्रीज इनटेक है आयरन का। बड़ा सिंपल लॉजिकल बात है नहीं, चार चीज से इटियोलॉजी होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। डायग्नोस कैसे करोगे, देखो बेसिक रूल आपको समझा देता हूं। कोई भी अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए आपको करना पड़ता है पेरिफेरल स्मीयर एंड रेटिक परसेंटेज। रेटिक परसेंटेज इस केस में क्या होगा बच्चे, वो लो रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा, हाई नहीं होगा। लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, हाई नहीं होगा। और जब आयरन दोगे तो बढ़ जाएगा, अलग कहानी है, बट अभी ये लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद द हेमोरेटिक अनीमियास। अच्छा, पेरिफेरल स्मीयर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है इसमें माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर, आरबीसी, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको टारगेट आरबीसी दिख सकते हैं, और इसके अलावा आपको देख सकते हैं पेंसिल सेल्स। सर एक बार इसका नज़ारा दिखा दो, दिखते कैसे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखो पहले तो खुद बना लो। ये देखो, ये है नॉर्मल आरबीसी, जहां पर 1/3 होगा पैलर, नॉर्मली आपको पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ा चुका हूं ये चीज। माइक्रो हाइपो ऐसा होगा, माइक्रो हाइपो ऐसा होगा, टारगेट सेल में स्टेन एरिया होगा सेंट्रल, और ये है पेंसिल आरबीसीस। तो ये सारे फाइंडिंग दिखते हैं आपको एक्चुअली एक इमेज में, जहां पर आपको मिलेगा द माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर। क्या दिखेगा एक बार देखते हैं। देखो ये वाला इमेज में आपको दिख रहे हैं पेंसिल आरबीसीस, ये पेंसिल आरबीसीस है। कहा क्यों, बिकॉज में पैलर है, तो ये पेंसिल आरबीसीस है। ये पेंसिल आरबीसी नहीं है, छोड़ दो इसको, इग्नोर करो। लाइफ में बहुत कुछ इग्नोर करते हो ना, इसको भी इग्नोर करो। अब ये देखो, ये क्या है, ये है हाइपोक्रोमिया, बिकॉज कलर कम है तो हाइपोक्रोमिया हो गया, हाइपोक्रोमिया हो गया, है ना। तो ये हाइपोक्रोमिक आरबीसीस है। ठीक है, इसको देखो, यहां पर आपको पेंसिल आरबीसीस दिख रहे हैं, और ये देखो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर, छोटू आरबीसीस है। देखो ये वाले नॉर्मल आरबीसी है, ये दिख रहा है नॉर्मल आरबीसी है। कंपेयर करो इस आरबीसी को, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो हाइपोक्रोमिक दिख रहा है, तो छोटा भी दिख रहा है, तो माइक्रोस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर अलॉन्ग विद पेंसिल आरबीसीस। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर दिखता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या कहीं और भी दिखता है, हाँ बिल्कुल दिखता है बेटा। और कहाँ दिखता है, एक तो दिखेगा थैलासीमिया में, बट थैलासीमिया की कहानी बिल्कुल अलग होती है, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये दिख सकता है अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में, ACD। और दिख सकता है कहां पर, और कहां दिख सकता है, इन सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, इन सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब मेन कंफ्यूजन होता है IDA में, ACD में, और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में। तो अब क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, समझ लेते हैं कि ये ACD होता क्या है ना। मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। ACD फुल फॉर्म तो लिख दिया मैंने ऊपर, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, ACD is basically due to chronic inflammation. Chronic inflammation या फिर malignancies, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑटो
इम्यून डिजीजेस होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं इंटरलोकिन 6, 1 एंड ऑल्सो TNF अल्फा। ये सारे साइटोकाइन इंक्रीज होने से ये स्टिमुलेट करते हैं लिवर को, और लिवर इंक्रीज करता है क्या, एक्यूट फेज रिएक्टेंट। ठीक है, अब कौन कौन से एक्यूट फेज रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, पहला हेप्सिडिन, सबसे इंपॉर्टेंट हेप्सिडिन, दूसरा फेरेटिन। ठीक है, अब क्या होता है, हेप्सिडिन के इंक्रीज करने से हमारे बॉडी का फेरोपोटिन जो है वो कम हो जाता है, हमारे बॉडी में फेरोपोटिन कम हो जाता है। ठीक है, और फेरेटिन भी इंक्रीज करता है, फेरेटिन भी इंक्रीज करता है। अब ध्यान रखना कि फेरेटिन जो है एक तरह का प्रोटीन है, आपको पहले बता भी चुका हूं मॉलिक्यूलर लेवल पे। फेरेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि आयरन को बाइंड कर रहा होता है ना, ये आपको समझना जरूरी है, नहीं समझ में नहीं आएगा कि क्यों इतना फेरेटिन इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा, तो फेरेटिन एक तरह का प्रोटीन है, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। हेप्सिन इंक्रीज किया है तो फेरोपोटिन को बताया था मैंने पहले, वो कम हो जाएगा। तो ये है एसीडी। अब अगर मान लो फेरोपोटिन कम हो जाएगा तो क्या हुआ, अगर आप इस इमेज को देखोगे तो अगर ये वाली मॉलिक्यूल कम हो गई तो यहां से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और यहां से डिलीवरी कम हो जाएगा, इसीलिए आरबीसी हो जाते हैं माइक्रोस्टिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। पर ध्यान रखना कि एसीडी का मोर कॉमन ब्लड पिक्चर, एसीडी का मोर कॉमन जो आरबीसी मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होते हैं, मोर कॉमन देन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीस। N/N इज मोर कॉमन देन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रीट कैसे करोगे एसीडी को, क्या आयरन दोगे, क्या बात कर रहे हो यार, आयरन कैसे दे दोगे, आयरन की जरूरत ही नहीं है उस पेशेंट को। आपको एंटीबायोटिक्स से उस इंफ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा अलोंग स्टेरॉइड्स। ये देने से ऑटोमेटिकली इंफ्लेमेशन कम हो जाएगा और आराम से जो सीरम आयरन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा लगातार। ठीक है, अब अगला वाला है सिडरोब्लास्टिक अनीमिया। ये कहानी क्या होती है, सिडरोब्लास्टिक अनीमिया एक ऐसा सिचुएशन है, आपको बताता हूं ऐसे। मान लो कि हेमोग्लोबिन है, ये कैसे बनेगा, ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है उससे बनेगा, और कैसे बनेगा, हेम से बनेगा। अच्छा, हेम कैसे बनेगा बच्चे, हेम बनेगा आयरन से और पायरन से, है ना। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम यहां पर है, डिफेक्ट मान लो यहां पर, अब बताओ मुझे क्या होगा हेमोग्लोबिन को, अगर ये डिफेक्टिव है तो ये कम हो जाएगा, ये वाला भी कम हो जाएगा। बट आयरन यूज ही नहीं हुआ ना, नॉट यूज्ड। तो अगर आयरन यूज नहीं हुआ तो आयरन का मात्रा बढ़ जाएगा बॉडी में, यही कहानी होती है सिलोस्टिक एनीमिया में। अगर आपको ये पता है, देखो कितना आसान हो जाएगा इसका ईटियोलॉजी समझना। देखो ईटियोलॉजी वो सारे इश्यूज होंगे जो कि पॉरफायरिन को बनने नहीं देते, वो सारे होंगे जो कि पॉपकॉर्न को बनने नहीं देते। एग्जाम्पल क्या है उसका, एग्जाम्पल ऐसा क्या है, जैसे कि हाँ जी, कुछ इनहेरिटेड डिजीज जैसे कि एक्स लिंक्ड एला सिंथेटेज डिफेक्ट, एला सिंथेटेज डिफेक्ट, ये हुआ एक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्वायर्ड कॉज होते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं, बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इसको कम करते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड, जैसे कि पारासिनामाइड, साइक्लोसिरीन, है ना। आइसोनियाजिड, ओके, आइसोनियाजिड, पारासिनामाइड, ये दोनों ड्रग्स आपको याद रखने ही रखने चाहिए। इसके अलावा इथेनॉल, हाँ जी अल्कोहल, इथेनॉल, लेड, है ना, लेड, लेड पॉइजनिंग, ये सारे जो है अला को बन नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर ये अला नहीं बनेगा तो क्या होगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा डिफेक्ट इसका। और कॉपर का डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी, इन सभी से हो सकता है ये प्रॉब्लम। समझ में आया ना आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं बन रहा। अगर ये नहीं बनेगा तो हेम तो कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, बट आयरन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आयरन इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि सभी में एक कॉमन मॉर्फोलॉजी आ गई, वो क्या है, वो है आरबीसी। इसमें भी क्या होगा, इसमें हो जाएगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हो जाएंगे। और अगर हम एरिथ्रोब्लास्ट की बात करें तो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आपको आयरन स्टोर हाउस दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब आयरन जो है एरिथ्रोब्लास्ट के चारों तरफ आपको आयरन के ऐसे ब्लू ब्लू डॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे आपको आयरन के न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसको नाम क्या दोगे, नाम दोगे इसको रिंग्ड,
सिडरोब्लास्ट, इसको नाम दोगे रिंग्ड सिडरोब्लास्ट, बिकॉज आयरन डिपॉजिट हो गया है, नाम इसको हम देंगे रिंग्ड सिडरोब्लास्ट। ठीक है, अब हुआ क्या कि चारों में थैलासीमिया, आईडीए, एसीडी और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया सभी में क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज आ गए। ठीक है ना। अच्छा, इसको ट्रीट कैसे करोगे, या तो फॉलिक एसिड दे दो या फिर B6 दे दो। B6 बेटर ट्रीटमेंट है इसका, पायरोक्सिन देने से जल्दी बन जाता है ये चीज। तो इसका ट्रीटमेंट में B6 थेरेपी दो, जो कि बेटर थेरेपी है कंपेयर टू द फॉलिक एसिड थेरेपी। ठीक है ना, ये बेटर थेरेपी है B6 देना, पायरोक्सिन इज बेटर ट्रीटमेंट फॉर दिस केस। अच्छा, अब हम आते हैं कि इन सभी को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यही है हमारा आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते सबसे पहले जहां पर हम बात करेंगे द सीरम आयरन स्टडीज से। सीरम आयरन स्टडीज से सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है, चार चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है वो, सीरम आयरन, ठीक है, सीरम फेरेटिन, फिर परसेंटेज ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इसको लिखो TIBC। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि TIBC होता क्या है, क्या होता है ये TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। किसकी बात हो रही है यहां पर, और एक ही बात कर सकता है, वो है ट्रांसफेरिन। ठीक है ना। अच्छा, अब जब आपने ये चीज बना लिया, तब देखते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, व्हाट हैपेंस इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ACD, एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस इन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब देखो, अब पहले मैं देख रहा हूं नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम आयरन होती है 100 माइक्रोग्राम पर DL। इसको अब काफी बार आप देखोगे कि क्वेश्चंस में काफी बार इसको दिया जाता है एज माइक्रोग्राम पर DL एज 50 to 150। एक अगर रेंज मान लो ना, तो 50 to 150 होता है, मैं एक मीन वैल्यू मान रहा हूं 100। फेरेटिन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वही 50 to 150 नैनोग्राम पर ml। ठीक है। अच्छा, सीरम फेरेटिन इज सेम एज टिश्यू फेरेटिन, ये आपको बता चुका हूं मैं, जो भी टिश्यू में वही शेड आउट करता है ब्लड में, तो सीरम फेरेटिन इज इक्वल टू टिश्यू फेरेटिन, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। नॉर्मली ट्रांसफेरिन इज 33% सैचुरेटेड। अब यहां पर लॉजिकल समझो, मैं ये कह रहा हूं कि सीरम आयरन ये क्या है, सीरम आयरन मतलब ब्लड में आयरन, और ये आयरन है क्या, ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन है, ये ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन है वो कितना है, 100 है। और नॉर्मली ट्रांसफेरिन कितना सैचुरेटेड होता है, 33%। तो अगर आप एक लॉजिकल, एक दिमाग ही सिंपल लगाओ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जो है नॉर्मल होता है 33%। तो सीरम आयरन नॉर्मल आता है कितना, 100। अगर मैं इसको बना दूं 99%, मतलब कि 100%, तो उस केस में सीरम आयरन कितना हो जाएगा बच्चे, अगर इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 300। अब ये जो 300 बना ना, यही है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC। समझ रहे हो। पर अब देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीरम आयरन या TIBC किस पे डिपेंड करेगा, आप लोगों में से बहुत लोग बोलने वाले हैं कि सर सिंपल है ना, सैचुरेशन पे डिपेंड करेगा। एक बात खुद सोचो यार, अगर आपने सैचुरेशन कर दिया 66%, तो उस केस में सीरम आयरन कितना हो गया, 200। पर तभी भी TIBC 300 रह गया ना। समझा आपको, अगर आपका सैचुरेशन 33% है तो सीरम आयरन 100। अगर ये ट्रांसफेरिन 66% सैचुरेट हो गया, तो आयरन कितना हो गया, 200। बट फिर भी TIBC तो 300 रह गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि TIBC जो है वो डिपेंड नहीं करता है सैचुरेशन के ऊपर, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ट्रांसफेरिन लेवल्स के ऊपर, ट्रांसफेरिन लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि TIBC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लेवल्स, नॉट सैचुरेशन। ये तो एक कहानी हो गई। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफेरिन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम आते हैं अपनी मेन कहानी में। अब सब सतर्क हो जाओ, दिमाग खोल लो और ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एकदम ध्यान सुनना, घबराना मत। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी पेशेंट में आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो क्या होना चाहिए, सोचो। अगर आयरन की कमी है तो सीरम आयरन, ये वाला आयरन था ना सीरम आयरन, वो कम हो जाएगा।
क्लियर? सैचुरेशन वो भी कम हो जाएगा, मानते हो? अब अगर मान लो कि सीरम आयरन कम है तो फेरेटिन तो कम था ही, वो बता चुका आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे फेरेटिन कम तो कम हो ही जाएगा, तो फेरेटिन लेवल भी कम हो जाएगा। पर हमारा लिवर क्या करेगा? लिवर चाहेगा कि कुछ करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें। तो लिवर क्या करेगा? हेप्सिडिन को कम कर देगा, इसको कम करेगा, तो फेरोपोटिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब फेरोपोटिन बढ़ेगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बट सिर्फ आयरन एब्जॉर्ब करके नहीं होगा, अगर आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको लाएगा कौन? ट्रांसफरिन। तो लिवर ट्रांसफरिन को भी इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ट्रांसफरिन इंक्रीज करता है तो टीआईबीसी भी इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए इस पूरे टेबल में बहुत आसानी से आप भर सकते हो कि व्हाट हैपेंस इन आईडीए इज, टीआईबीसी यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 300 होता है, वो मैं आपको नीचे प्रूव कर चुका हूं, 300 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है नॉर्मली, है ना? तो आईडीए में क्या होगा, इसे बताया मैंने आपको, सीरम आयरन कम हो जाएगा, फेरेटिन तो कम हो ही गया था, सैचुरेशन भी कम हो जाएगा और टीआईबीसी इंक्रीज कर गया। तो अब अगर मैं लिखूं कि टीआईबीसी डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो टीआईबीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेरेटिन। और ये सारा काम कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? अब देखो मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना, मुझे सुनोगे नहीं ध्यान से तो नहीं समझोगे। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में फेरेटिन कम है तो हमारा लिवर जो है वो हेप्सिडिन को कम कर देता है, इससे फेरोपोटिन इंक्रीज हो जाता है। तो एक तरफ तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, एक तरफ से डिलीवरी बढ़ गई, पर साथ ही साथ लिवर क्या कर रहा है कि ये जो ट्रांसफर है ना इनको इंक्रीज कर देता है, ये ट्रांसफर को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही इसने ट्रांसफर को इंक्रीज किया, कैपेसिटी ऑफ बाइंडिंग टू आयरन इंक्रीज हो गई। ये होता है इंक्रीज ऑफ टीआईबीसी। अब समझो उल्टा, एसीडी में, एसीडी में क्या हो रहा है? देखो एसीडी में हेप्सिडिन इंक्रीज है, फेरोपोटिन अपने आप कम है, तो यहां से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो सीरम आयरन कम होगा, मानते हो? अच्छा, सैचुरेशन वो भी कम होगा। अब लिवर देखेगा कि भाई हमारे पास अगर मान लो कि फेरेटिन ज्यादा है, फेरेटिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि अब देखो, अगर ये फेरोपोटिन यहां से इंटरलाइज हो चुका है, एक तो ये शेड आउट ज्यादा हो जाएगा, तो उससे फेरेटिन इंक्रीज कर जाएगा। और आपको बता भी चुका हूं फेरेटिन वैसे भी एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, वो ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हमारा लिवर ये देख रहा है कि फेरेटिन अगर हाई है तो वो हेप्सिन को कम कर देगा, सॉरी हेप्सिन को बढ़ा देगा और फेरोपोटिन कम कर देगा। साथ में बिकॉज आयरन एब्जॉर्प्शन कम हुआ है तो ट्रांसफरिन को भी वो कम कर देगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसकी क्या जरूरत है, हटाओ इसको। तो जैसे ही ट्रांसफरिन हटेगा तो क्या होगा? टीआईबीसी कम हो जाएगा, है ना? इसको हम यहां लिखेंगे एज इट्स टेबल में। इस टेबल में जब एसीडी से मान कम हो जाएगा, फेरेटिन इंक्रीज कर जाएगा, सैचुरेशन कम हो गया और टीआईबीसी वो भी कम हो गया। अच्छा, सिडोप्लास्टिक एनीमिया, ये सिंपल वर्ड में मैंने बताया ये आयरन ओवरलोड है, तो इसको तो आप दिमाग बंद करके भी लिख सकते हो। अगर आयरन ओवरलोड है तो सीरम आयरन ज्यादा होगा, फेरेटिन ये भी ज्यादा होगा, सैचुरेशन ये भी ज्यादा होगा, और जैसे ही आपने लिखा हाई फेरेटिन, टीआईबीसी कम हो जाएगा। ये पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा होगा इन सभी में। अच्छा, याद कैसे करें सर? याद ऐसे करो कि जब हम बात कर रहे हैं आईडीए और एसीडी की, इसमें अगर आप देखोगे, पहले आप ये समझ लो कि जब भी आप टीआईबीसी और फेरेटिन को देखो तो ये हमेशा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक सिंपल रूल समझो, आईडीए और एसीडी में प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज दोनों में आयरन और सैचुरेशन दोनों में कम है, तो याद ही मत करो तो कम है ना। आप देखो कि सीरम आयरन कम है और सैचुरेशन कम है, मतलब या तो वो होगा आईडीए या फिर होगा एसीडी। ये क्लियर हो गया? अब देखना होगा आपको कि फेरेटिन अगर लो है, तो खुद सोचो ना यार, अगर फेरेटिन लो है तो वो तो आईडीए हो सकता है ना, और अगर फेरेटिन लो है तो टीआईबीसी उसका उल्टा होगा, और उसी का पूरा उल्टा एसीडी है, ये हाई है और ये लो है। और ये वाला जो है वो बिल्कुल आयरन ओवरलोड है, अपोजिट टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जहां पर ये हाई था वहां पर वो लो रहेगा। दिस व्हाट इज एक्चुअली द केस ऑफ दीस थ्री डायग्नोसिस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इसके ऊपर सवाल नहीं आया हो। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ होगा। इसमें से एक और बता दूं कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज फेरेटिन। कुछ समझ में नहीं आया आप मुझे बताओ, मैं आपको वापस क्लियर करूंगा और एश्योर करूंगा कि इसका जो सवाल आया इस बार वो आपसे गलत ना हो।
इंश्योर करोगे कि आपको ये टॉपिक वापस देखोगे और समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताओगे, ताकि मैं आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करो और आपका कम से कम 2 नंबर, 2 क्वेश्चन 8 नंबर अच्छा रैंक आपके पास आना शुरू हो जाए। ठीक है।